हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 12 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। एक्सप्लेनेशन हो चाहे क्वेश्चंस हो, वो दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं, जो कि आपके द हिंदू, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज होती है वहां से लिए जाते हैं। डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है। अगर आप 8 बजे ज्वाइन नहीं हो पाते, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, क्योंकि डिटेल में हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप्स और उद्यमों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया है? तो ये जो आई स्टार्टअप 2.0 है, ये लॉन्च किया आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब ये आई स्टार्टअप 2.0 जो है वो है क्या? तो ये जो है बेसिकली स्टार्टअप्स जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो इनके बैंक में जिनके अकाउंट हैं, जो इनके कस्टमर हैं आईसीआईसीआई बैंक के, उनके जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो उनके लिए जो है इन्होंने आई स्टार्टअप 2.0 ओपन किया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखिए बैंक से रिलेटेड देखिए उनकी अकाउंट डिटेल को और ये सब तो वो देखभाल करते ही हैं, जैसा कि हर बैंक में होता है। लेकिन ये अलग से आई स्टार्टअप 2.0 से ये होगा कि अगर कोई इनका कस्टमर स्टार्टअप खोलना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए अलग से ध्यान देंगे। उनको बताएंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप चालू करना है, उनको बताएंगे कि आपको कैसे आप उसको असिस्टेंट देंगे, उसका बताएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है, उसको बताएंगे कि आपके डिजिटली आप कैसे आउटरीच कर सकते हैं। तो हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी उनको। तो यही है आई स्टार्टअप 2.0, ताकि जो उनके कस्टमर हैं, अगर वो स्टार्टअप खोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट दे सकें। ये जो है बियॉन्ड बैंकिंग जाकर भी उनकी मदद करेंगे। ये है आपका आई स्टार्टअप 2.0। अब बात करते हैं जो आई स्टार्टअप 2.0, इनमें जो कस्टमर्स होंगे उनको भी 3 कैटेगरी में इन्होंने रख दिया है। 3 कैटेगरी का मतलब है, एक प्लेटिनम इन्होंने दी है, एक प्लेटिनम है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है। प्लेटिनम कैटेगरी जिसके पास है उसको ज्यादा असिस्टेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, उनको बताया जाएगा, एनालाइज की जाएगी उनकी कि आप स्टार्टअप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर रहे हैं। तो ज्यादा सुविधा यानी कि ज्यादा आपका कैटेगरी, यानी कि प्लेटिनम होगा तो ज्यादा मिलेगी, गोल्ड होगा तो उससे कम मिलेगा, सिल्वर होगा तो उससे कम मिलेगा। तो इस हिसाब से उनके कस्टमर को बांट दिया जाएगा। तो ये सारा था आई स्टार्टअप 2.0। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 1994 में, जून 1994 में, और 1994 में ही आपकी एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, आपको याद रखना है हेडक्वार्टर इसका। सीईओ इसके संदीप बख्शी। और टैगलाइन, हम जब भी किसी बैंक के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो टैगलाइन जरूर बताते हैं, क्योंकि टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है। हम है ना ख्याल आपका, जो है आईसीआईसीआई बैंक की क्या है टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसके नए चेयरमैन जो बन गए हैं, वो बन गए हैं आपके परेश रावल। तो ये हैं आपके परेश रावल, और परेश रावल जो है अब जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके चेयरमैन बना दिए गए हैं। अब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो करता क्या है? तो ये जो आपका थिएटर ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर आप बोल सकते हैं थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये जो भी आपके एक्टर्स होते हैं, तो उनको प्रशिक्षण यहाँ पर दी जाता है, ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो थिएटर ट्रेनिंग है बेसिकली ये आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब इसके जो परेश रावल बने हैं, तो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बात करें परेश रावल की, तो परेश रावल जो है 1994 में इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो होता है वो मिल चुका है, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 2014 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, आपको ये भी याद रखना है। 2014 में जो है पद्मश्री पुरस्कार परेश रावल को मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप पढ़ें तब आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। किसे प्लेयर पोर्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्लेयर्स पोर्ट जो है एक ड्रीम 11 जैसा ही एक जो क्या है आपका गेमिंग आपका जो है एक एप्लीकेशन है, फैंटेसी क्रिकेट जो कि ऐप होता है उसी टाइप से जैसे ड्रीम 11 वो ही आपका प्लेयर जो पोर्ट है। तो जो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जाएंगे तो वो एमएस धोनी है। लेकिन अब ये जो प्लेयर पोर्ट है, जो अभी अभी हाल ही में जैसे आईपीएल भी आने वाला, तो इस टाइप के जो फैंटेसी गेम ऐप होते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लेयर्स पोर्ट ने 2 लोगों को यहाँ पर है ब्रांड एम्बेसडर, भुवनेश्वर कुमार जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर हैं, और स्मृति मंदाना जो कि आपकी वुमेन क्रिकेट टीम की बेस्टमैन है। तो ये दोनों को ही जो है जो प्लेयर्स पोर्ट है इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए और बी इसमें आंसर होगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जैसे अब आईपीएल आएगा या फिर जो भी किसी वर्ल्ड कप आते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर ये फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर जो है पैसे कमाते हैं। ठीक है, जमैका देश में भारत का नया उच्चायुक्त किससे नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की यहाँ बात हो रही, तो जमैका के जो नए हाई कमिश्नर बन गए हैं और वो हैं आपके आर मशाकुई। कौन है? आर मशाकुई है। अब ये आर मशाकुई हैं जो पहले कहाँ के थे? पहले ये जिम्बाब्वे में ये आप बने थे। ठीक है, हाई कमिश्नर कहाँ के थे? ये जिम्बाब्वे के थे, लेकिन अब जो है अब ये आपके जमैका के बन गए। तो आपको याद रखना, पहले जिम्बाब्वे के थे, अब जमैका के बन गए। जो आर मशाकुई हैं वो 2001 बैच के आईएएस अधिकारी थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जमैका की राजधानी की बात करें, कैपिटल जो है वो किंगस्टन है, और जमैका की मुद्रा जो है वो जमैकन डॉलर है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी देश का दो चीज आपसे पूछी जाती है, राजधानी और उसकी मुद्रा। ठीक है, तो किंगस्टन जमैका की राजधानी, डॉलर यहाँ पे करेंसी है। किसके डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना थ्रू डिजिटल मीडियम, तो ये जो है वो आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ये है क्या, बेसिकली इसके बारे में बात है। जो मत्स्य संपदा योजना है, इसमें जो है 70 लाख जो मछलियां होती हैं, जो 70 लाख फिश होंगी, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा अगले 5 सालों में। अगले 5 साल जो आ रहे हैं उनमें 70 लाख टन का जो है 70 लाख टन फिश का प्रोडक्शन किया जाएगा, टन में ये है। इसके अलावा इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा जो नीली क्रांति है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, उसको बढ़ावा मिलेगा। उसमें जो मछुआरे होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में फिशरमैन बोलते हैं, जो मत्स्य किसान होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में फिशर फार्मर बोलते हैं, उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा, उनकी आय दुगनी होगी, उनकी जो आपके इनकम होती है वो उसको डबल किया जाएगा इससे। तो इसलिए जो योजना है आपकी मत्स्य संपदा योजना, इसको स्टार्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अगले 5 साल कौन से हैं, तो वो 2024-25 तक जो आने वाले हैं, ये टारगेट उन्होंने रखा है कि हम 70 लाख का जो है अगले 5 सालों में ये इतना उत्पादन करेंगे फिश का। अब इस पे इन्होंने फंड कितना रखा है? तो इसमें जो फंड रखा है, इन्होंने रखा है 20,050 करोड़ का फंड इन्होंने रखा है। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपके फिशर फार्मर है, यानी कि आप बात करें मत्स्य किसानों की, जो मछुआरे, उसमें 55 लाख ऐसे मछुआरे होंगे, 55 लाख करोड़ ऐसे मछुआरे होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 55 लाख है ये, बेसिकली करोड़ नहीं, 55 लाख रोजगार यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो योजना है मत्स्य संपदा योजना, आपको याद रखना, नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका इसके बाद एक और चीज यहाँ पर लिखी है, तो ई गोपाला एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की, आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है, तो श्री कृष्ण सिद्ध अरोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन के रूप में स्थित है। तो अब इन्होंने नाम बदलने की, हुबली को अब ये बनाएंगे क्या? सिद्ध अरोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो ये जो बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में बनने जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक क्या है कि ये जो है इसका गजट, जो नोटिफिकेशन आप बोलते हैं, जो भी अगर कोई बिल पास होता है तो उसको गजट बोलते हैं, गजट नोटिफिकेशन में पास होता है। कोई भी कानून बनता है तो वो गजट में होता है। तो इसको जो प्रपोज किया इन्होंने, देवनागरी हिंदी में प्रपोज किया और आपका इंग्लिश में इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, तो ये याद रखना, देवनागरी लिपि में भी है, रोमन में भी है। ठीक है, तो ये अधिसूचना जारी करेंगे और ये इसका नाम जो है हुबली रेलवे स्टेशन से जो है सिद्ध अरोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर देंगे। तो ये कर्नाटक में होने जा रहा है। अब बात करते हैं गोपाला की। तो भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो व्यापक नस्ल सुधार बाजार के रूप में कार्य करेगा और मवेशियों के लिए उत्पादकता, स्वास्थ्य, आहार से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेगा। तो ये जो है आपका ई गोपाला है। कौन सा है? ई गोपाला है। ये मत्स्य जो आपका ऐप था, मत्स्य जो आपकी स्कीम थी, उसी के साथ इन्होंने ये इसको स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बारे में बताइए ये है क्या? ई गोपाला से क्या होगा? जो आपके केटल होते हैं, केटल को आप बोलते हैं मवेशी, तो मवेशी को जो आहार मिलता है, उनकी स्वास्थ्य जो होता है, उनकी निगरानी करेगा, उनकी पूरी जानकारी इस ऐप में होगी, ई गोपाला ऐप में। इसके साथ साथ जो नई नस्ल आती है जो मवेशियों की, उसमें भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो बेसिकली यही है कि स्वास्थ्य और आहार पे ध्यान दिया जाएगा मवेशियों की, केटल के हेल्थ डाइट पे, और इसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा। यह है ई गोपाला मोबाइल ऐप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई में कितने शिक्षक और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया?
तो रमेश पोखरियाल ने हाल ही में क्या हुआ है कि ऑनलाइन फंक्शन था न्यू दिल्ली में, सीबीएसई टीचर अवार्ड दिए गए थे। तो यहाँ पर 38 शिक्षक हैं, कितने 38 टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी इसी में, तो 38 टोटल थे, इसमें टीचर भी थे और प्रिंसिपल भी थे, इनको यह अवार्ड दिया गया है। अभी 38 शिक्षक जो थे और जो प्रिंसिपल थे उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 2019-20 में क्या किया है, जो बेस्ट जो शिक्षक थे और बेस्ट जो प्रधानाचार्य थे उनको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूली एजुकेशन को यहाँ पर इनोवेटिव किया है। क्या किया है, उसमें अपना समर्पण दिया है, डेडिकेशन उसमें दिया है, उन्हें नई नई चीजें निकाली हैं। तो वो 38 शिक्षक और प्रिंसिपल इसमें चुने गए थे और उनको जो है सीबीएसई टीचर अवार्ड दिया गया है। तो यही है, और ये इसे सम्मानित किसने किया, वो जो है रमेश पोखरियाल ने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एसएमई को जीडीपी 30% से बढ़ाकर कितने परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, 30% से, आगे की लिमिट आपसे पूछिए तो ये 30% से लेके 50% तक बढ़ाने का इन्होंने जो है जीडीपी को लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और एक और लक्ष्य इन्होंने रखा है एक्सपोर्ट में 49% से लेके जो है 60% तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि इतनी जीडीपी को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये लक्ष्य पूरा होता है नहीं, ये देखने को होगा। तो कौन है, जो नितिन गडकरी है, एमएसएमई के हैं, और इसके साथ साथ जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन मंत्री है, वो भी आपके कौन है, नितिन गडकरी है। ठीक है, परिवहन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य आपको याद रखना है, 30 से लेके 50% जीडीपी को ये बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब ये बढ़ती है नहीं, ये देखने को होगा। तो भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा को कोविड-19 के बीच चिकित्सा आपात स्थिति के लिए किस राज्य में शुरू किया है, तो पहली फर्स्ट इनोग्रेट एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लॉन्च की है, किस स्टेट ने आपसे पूछा है। वो जो कोविड-19 के जो मरीज होते हैं, जिनको आपातकालीन जैसे आपात स्थिति में उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना हो, तो उसलिए जो है इन्होंने एम्बुलेंस सेवा को स्टार्ट किया है। तो ये जो है आपकी कर्नाटक है, कौन सी गवर्नमेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदुरप्पा, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसको आप एयर एम्बुलेंस सर्विस बोलते हैं, वो इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है, उसका स्टार्ट किया है। तो जो इसमें क्या होगा, जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे कोविड-19, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जो बूढ़े, जो वृद्धजन जो होते हैं, जो आपके सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनको जल्द से जल्द ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। तो कभी ट्रैफिक मिल जाता है, तो उस वजह से जो है टाइम के वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने डायरेक्ट एयर में जो है ये जो आपका एयर एम्बुलेंस है वो इन्होंने लॉन्च किया। आप एयर एम्बुलेंस इस टाइप से होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से होगी। ठीक है, तो यही है आपका कर्नाटक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एयर एम्बुलेंस इन्होंने सेवा शुरू कर दी है। नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम बताइए। नौवहन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की। तो यहाँ पर मेरीटाइम सेक्टर में क्या हुआ है कि विवादों को रोकने के लिए, विवादों जो शुरू हो जाते हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने सरोद पोर्ट्स, क्या है आपका सरोद पोर्ट्स इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये क्या है सरोद पोर्ट, सरोद का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं हम, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपके समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो कि आपके सी एरियाज जो होते हैं, वहां पे जो भी विवाद चल रहे हैं, जो भी जैसे कि मान लीजिए हमारा विवाद जैसे कि होता है कभी कभी, जैसे चाइना से विवाद चल रहा है, तो सी एरियाज में चाइना से विवाद होगा। मैक्सिमम ये है कि हमारा किसी से विवाद नहीं है, सी में अगर बात करें तो आपका बॉर्डर पे ही विवाद है। तो अगर सी में कुछ विवाद हो भी जाता है उस समय, तो उसको जो देखभाल करेगा वो सरोद पोर्ट्स करेगा। तो इसलिए जो सोसाइटी फॉर रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स है वो यहाँ पर ओपन किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने पर पहली भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस त्रिपक्षीय वार्ता वस्तुत हाल ही में आयोजित की गई है। तो भारत के विदेश सचिव ने भारत की ओर से बैठक को संबोधित किया था। तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, ये आपसे पूछा है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इंडो पैसिफिक जो सहयोग है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस है। कौन कौन से देश हैं, इंडिया है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया। इसलिए इसको क्या कहा है, ट्राइलेटरल डायलॉग इसको बोलते हैं, त्रिपक्षीय वार्ता इसको कहा जाता है। ये तीनों इसलिए मिले हैं क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, इंडो पैसिफिक का रीजन है, जैसे कि जो श्रीलंका के नीचे ये पैसिफिक जो का ओशियन है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, जिसमें आपको फ्रांस भी आ जाता है।
तो ये जो तीनों मिलके यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो समुद्री जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सोल्व आउट करेंगे। तो इसमें आपके जो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान विदेश सचिव कौन है जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया था, तो वो है आपके हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला है। अब ये तो इंडिया की तरफ से हो गए। अब बात करते हैं फ्रांस की तरफ से कौन था। तो फ्रांस की तरफ से था फ्रांसिस एम्बर्सन। कौन थे? फ्रांसिस एम्बर्सन। इनका थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे फ्रांसिस एम्बर्सन थे, ये आपके थे फ्रांसिस एम्बर्सन। और जो ये आपके फ्रांस की तरफ से फ्रांसिस डेलेटर थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांसिस, दोनों का नाम एक जैसा, एंडरसन थे। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको अपने यहाँ का याद रखना है, हर्षवर्धन श्रृंखला। डिटेल के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ट्रायलैटरल डायलॉग है जो कि समुद्री से जो आपके पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये वार्ता उनके बीच में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इन्होंने क्रिसिल की बात हो रही, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ये भी अर्थव्यवस्था को जो जीडीपी होती है उसको ये बताता है, ग्रोथ रेट को ये बताता है। तो इन्होंने ये बताया -10%। कितना बताया इन्होंने? -10% इन्होंने बताया। अब बात करते हैं, ये आरबीआई ने हमको बताया था -23%। अब ये एक और रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर हम देखें पेंडेमिक में जो आपके G7 जो कंट्रीज है उनकी किस किस की कितनी इकोनॉमी रही उसके बारे में रहने वाली है, उसके बारे में 2020-21 की। तो सबसे कम यहाँ पर हो गई है -32.9, 32.9 जो है अमेरिका की हो गई है। इसके बाद जो है हमारा 2020-21 के हिसाब से देखें तो ये जो है -23.9 जो है वो इंडिया की। यूके की देखें तो -24. ये G7 है, फ्रांस 30 और 12 यहाँ पे इटली है, -12 कनाडा है, जर्मनी -10 और -7.6 जो है जापान की है। अब आप चाइना की देखिए, चाइना की प्लस में 3.2, 3.2 है। तो आप देख सकते हैं चाइना ने जो कोविड-19 का ट्रेड वार खेला है उसका यूज करके, उस हथियार का, तो यूएस को तो उसने पूरी पटकनी दे दी है। 32.9 उसकी जीडीपी को नीचे गिरा दिया है, इतनी कम रेट इसका हो गया। इंडिया को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, -23.9। तो और कई देशों को यहाँ पर जो बढ़े, और यही देश है जिनसे पूरा जो है 50 से 70% जो है इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, और उसी को इन्होंने नीचे कर दिया है चाइना ने। तो ये एक टाइप का ट्रेड वार ही था, जो कोविड-19 का इन्होंने जो गेम खेला है वो एक ट्रेड वार ही था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है, क्रिसिल ने कुछ दी है और अलग अलग संस्थान होती है, अपडेट होती रहती है। हम आपको लास्ट में जब एग्जाम होगा तब इसको अपडेट करके आपको बता देंगे एक साथ सबका। विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर कौन से स्थान पर पहुंच गए? देखिए पहले 4थे स्थान पर आ गए थे, फिर ये धीरे धीरे नीचे गए, 7वें स्थान पर आ गए, अब फिर से जो है ये आपके 5वें स्थान पर आ गए। कौन से स्थान पर आ गए? 5वें स्थान पर, ठीक है। तो मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर है, क्यों? क्योंकि अभी शेयर मार्केट में इन्होंने 14 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया। कितने का? 14 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया उन्होंने। अभी जो 14 लाख जो क्रॉस किया है, इस वजह से 5वें स्थान पर आ गए और ये वर्ल्ड टॉप 10 में भी शामिल है, 5th स्थान पे। अब बात करते हैं फर्स्ट पे कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट पे है आपके जेफ बेजोस जो है अमेजन के। सेकंड पे आपके हैं आपके बिल गेट्स है, और थर्ड आपका कंफ्यूजन है, 4th जो है आपके वो आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, और 5th पे ये है, ठीक है। तो आपको 1 और 2 याद रखना है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और इंडिया का जरूर याद रखें, 5वें स्थान पर मुकेश अंबानी। जैसे ही अपडेट होगा, देखिए ये तो अपडेट होता रहता है, तो अभी कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो अब ऊपर चला गया तो 5वें पे आ गए, ठीक है। तो ये तो पॉइंट है, ये तो आप एक घंटे में चेंज होता रहता है। और अगर इनकी बात करें तो इनका जो 7.9 बिलियन डॉलर जो है इनकी नेटवर्थ हो गई, टोटल नेटवर्थ हो गई, ठीक है। नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अगले स्पेस स्टेशन रिप्लासिप NG4 कौन सा है? अगेन इसको पढ़ देते हैं हम। इसका नाम है स्पेस स्टेशन डिस्पोजल शिप NG14। कौन सा शिप? NG14 है, साइग्नस स्पेस क्राफ्ट है। और ये जो है इन्होंने किसके नाम पर रखा, ये आपसे पूछा है, किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जो स्पेस क्राफ्ट होगा ये होगा कल्पना चावला के नाम पे। कल्पना चावला के नाम पर क्यों होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो कल्पना चावला ने 2003 की बात है, 16 जनवरी को अंतरिक्ष यान पर ये गई थी, और ये नासा की तरफ से ही गई थी। तो इन्होंने जो कोलंबिया, कौन सा था इनका? कोलंबिया सेटल स्पेस क्राफ्ट था। कौन सा इनका?
कोलंबिया शटल स्पेसक्राफ्ट था, जो आने में असक्षम रही थी, लेकिन यह है जो सबसे पहली भारतीय महिला थी, भारतीय ओरिजिन की थी। तो इन्होंने क्या है कि सबसे पहले जो हमारी तरफ से गई थी। तो जो नासा का जो नॉर्थरोप ग्रुमेन कंपनी जो होती है, ये आपकी ये कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन कंपनी, तो ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है, जो भी आप इनके जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जो इनके अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, उनकी भूमिका को, महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करते हैं, तो इनको उसको याद करने के लिए अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम इनके नाम पर रख देते हैं। तो यही किया है कि कल्पना चावला के नाम पर जो नॉर्थरोप ग्रुमेन जो है, उन्होंने NG-14 का जो है आपका जो शिप नाम है, शिप NG-14 का नाम जो है साइग्नस स्पेसक्राफ्ट, इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डब्ल्यू लिटरेचर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अनुराधा राय जो है, इनको अभी विश्व का सबसे महंगा यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड, याद रखें डबलिन लिटरेसी अवार्ड इन्हें 2020 चुना गया है। तो इनकी जो बुक थी वो थी ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये इनकी बुक थी ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। अगेन पढ़ देते हैं, अनुराधा राय की बुक है, इसलिए इनको डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 दिया गया है। इनकी एक और बुक थी जिसका नाम था स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये भी इनकी ही बुक है, ठीक है। लेकिन मिला किसके लिए? ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड के लिए इंटरनेशनल डब्ल्यू लिटरेसी अवार्ड। ये सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में बताते हैं। 156 किताबें टोटल थी, 156 बुक्स यहाँ पर थी टोटल, और 156 किताबों में सिर्फ इनकी किताबों को चुना गया है। इनकी किताब का नाम क्या है? ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड, आपको याद रखना। ये है आपकी अनुराधा रॉय। अब अनुराधा रॉय को ये जो अवार्ड मिला, तो इसमें जो 40 देश शामिल थे और 119 शहरों में आयोजित किया गया था, ये सबमिट हुआ था। 156 किताबें इसमें शामिल थी। ये सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें 1 लाख यूरो यहां पर मिलता है, जिसको हम अगर रुपए में चेंज करें तो 87,16,400 रुपए के करीब है। तो किसी भी बुक के लिए अवार्ड, ये अगर किसी भी अवार्ड के लिए देखें तो ये राशि बहुत ज्यादा है। तो 87 लाख रुपए मिले हैं इनकी बुक के लिए। अब एक मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताते हैं। जब आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज इनहेंसमेंट होता है, आपका इंक्रीज होता है नॉलेज। तो आप अगर करंट अफेयर को भी उसी तरीके से अगर नई नई चीजें सीखेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो आप भी इस तरीके से बुक लिख सकते हैं। आप अगर पोल क्विज लगाते रहेंगे ना, तो आप सिर्फ एक एग्जाम ही निकाल, हाँ रट के एग्जाम आप जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन आप आगे लाइफ में अगर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? विच इज द ओनली इंडियन कंपनी इन द वर्ल्ड टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट? तो ये है आपकी इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो। इंडिगो टॉप 10 में बस एकमात्र भारत की कंपनी है, और जो बाकी जो कंपनी है वो चाइनीज की मैक्सिमम कंपनी यहाँ पर है, मतलब इसमें लिखा है, जबकि 9 शेयर अकेले चाइनीज एयरलाइंस कंपनी के हैं। तो आप देख सकते हैं चाइना जो है हर तरफ जो है आगे है, इसलिए उनकी जीडीपी भी नहीं गिर रही है। उन्होंने कोविड-19 निकाला, उन्होंने इसकी किट निकाल दी, उन्होंने इसके लिए मास्क भेज दिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो उनका तो बेनिफिट था, सोची समझी ये चाल थी। तो इंडिगो जो है भारत का टॉप 10 में से 1 है हमारा, बाकी सब चाइनीज के यहाँ पर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो है इसमें जो है, इसलिए इसमें पहले स्थान पर जो स्प्रिंग एयरलाइन है, पहले स्थान में आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन बनता है। स्प्रिंग एयरलाइन जो कंपनी है वो पहले स्थान पर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त हो गई है। 22% जो है उसको फायदा मिल गया है। इस वजह से स्प्रिंग एयरलाइन जो है वो कंपनी नंबर 1 है, और भारत की जो है टॉप 10 में जो है आपकी एक सिर्फ है इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तमिल टेलीविजन स्टार और मैसूर कॉमेडियन जो है आपके वादीवेल बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इनका एज थी जिसमें इनकी डेथ हुई वो 45 वर्ष थी। कितनी थी आपकी? 45 वर्ष। और तमिल टेलीविजन के स्टार थे। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में बालादेव बालाजी का निधन हुआ, तो वो किस टेलीविजन के स्टार थे, या फिर किस मूवी या किस क्षेत्र से थे? तमिल टेलीविजन से थे, आपको याद रखना है। एक्टर थे, स्टार थे, फेमस, वो कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे। इनका निधन हो गया है, तो आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं। और ये मिमिक्री भी करते थे, किसी की कॉमेडियन थे, एक बलदेवलू उनकी। तो ये 45 वर्ष की निधन हो गया, तो इंपोर्टेंट बन जाता है, कम उम्र में इनका निधन हुआ है। इसलिए भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो ये जो है वो है आपका जापान। क्या है इसमें? जापान। तो देखिए इसमें क्या है कि सेनाओं की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति के मतलब फुलफिलमेंट के लिए, उनकी सप्लाई के लिए, सर्विस के लिए, ताकि ना इंडिया को दिक्कत आए ना ही ताकि जापान को दिक्कत आए। तो दोनों की जो मिलिट्रीज है उनको आपस में जो सेना है उनको फुलफिलमेंट मिल सके, उनको जिनको हथियार की जरूरत है उनको हथियार मिल सके, जिनको आपको जिस भी चीज की जरूरत है वो इनको मिल सके। तो आपस में दोनों ने समझौता किया है। अभी जो समझौता हुआ था तो भारत की तरफ से शामिल थे रक्षा सचिव, जो हमारे रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी जो है अजय कुमार, ये शामिल थे। और जापान की तरफ से जो राजदूत थे जापान के श्री सुजुकी सतोशी जो है, उन दोनों ने मिलकर जो है इसको किया था। और ये पारस्परिक प्रावधान है, इसमें जो है सेनाओं के बीच जो भी जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, वो हमारे अजय कुमार है, और एम्बेसडर ऑफ जापान के वो कौन है, मिस्टर सुजुकी संतोषी, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन सितंबर 10 और 11 अंडर द टीचर फेस्टिवल इनिशिएटिव। निम्न से किसने शिक्षक पर पहल के 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है एजुकेशन मिनिस्टर ने। ठीक है, इसमें ऑप्शन नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप कहीं जाइएगा मत। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि शिक्षक पर्व इन्होंने लॉन्च किया 10 और 11, यानी कि कल और परसों था ये। अब ये 21वीं सदी का था, तो आपको याद रखना है 21वीं सदी यानी कि जो 2000 आपका आने वाला 21 को उसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसको 11 सितंबर को प्रधानमंत्री ने संबोधित करेंगे, इसमें संबोधित कर दिया है, 11 सितंबर कल निकल गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अब आगे क्वेश्चन आपसे बनेगा शिक्षक पर्व। ये तो हो गया कौन सा, ये जो था आपका ये शिक्षक पर्व है आपका। ठीक है, तो 8 से 25 सितंबर तक फिर से जो शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में, उसके लिए जो शिक्षकों ने इसको लागू किया है, जो इसमें आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षक पर्व आपका कितने से कितने सितंबर तक बनेगा? 8 से लेके 25 सितंबर तक बनेगा। ठीक है, 2 दिवसीय हो चुका है आपका। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये है आपका। अगर चलते हैं हम नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में हम बहुत दिन से आपसे बोल रहे थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म पहले तो समझ लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी वाले याद रखें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, अब ये जो संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन या अध्यक्ष जो होते हैं इसके प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं। ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन जो इसके उपाध्यक्ष जो है वो आपके राजीव कुमार है। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग, नीति आयोग जो पहले था 1 जनवरी 2015 से जो पहले था वो था आपका प्लानिंग कमीशन, या इसको बोलते थे योजना आयोग। ठीक है, तो पहले योजना आयोग था, बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग बना दिया गया। तो जब योजना आयोग था तो उसकी स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री भी बने थे आपके पहले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने संस्थापक भी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग बेसिकली करता क्या है? जो भी आपकी योजनाएं आती हैं, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आते हैं, जो भी स्कीम आती है उसको ट्रांसफॉर्म करता है हर जगह से, और उसको निकालता है, उसको योजनाओं को बनाता है। तो ये सब चीजें जो प्लानिंग कमीशन है, मतलब प्लान एक टाइप का करता है, और ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें आप सामने रख के, जो नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है, तो वो ही इस टाइप के। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके